सभी मित्रों को नमस्कार। सीटेट की परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को होगी। पेपर 2 एसएसटी में अगर आप लोगों को 5 नंबर पाने हैं तो यह वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा यहां से पेपर में लगभग 5 क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वाले टॉपिक से 100 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। बार बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है। इस वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में बताऊंगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, घासीदास, नारायण गुरु जैसे प्रमुख व्यक्ति आपके इसमें शामिल होंगे और महत्वपूर्ण आंदोलनों का भी उल्लेख करेंगे और समाज सुधारकों द्वारा स्थापित किए गए जो निर्माण की गई संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो यह टॉपिक आप लोगों को कितने अंक दिला सकता है? 5 अंक आप लोगों को दिलाएगा। पेपर आपका 7 को है और 8 फरवरी को है, तो दो पेपर आपके होने वाले हैं। तो दोनों पेपर में क्वेश्चन आपको 5-5 अर्थात 10 क्वेश्चन इसी वाली वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 नंबर आपके इसी वाली वीडियो से पक्के हो जाएंगे। यह वीडियो आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से देखनी है, क्योंकि मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा और यह वाली वीडियो थोड़ी लंबी खिंचेगी, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक है और समझाना भी पड़ेगा, तभी तो आप लोग 5 अंक पक्के कर पाओगे। ठीक है ना? तो इस वाली वीडियो को यहाँ पर मैं शुरू कर दूंगा। सारे पीवाईक्यू भी करा दूंगा, जितने भी 2011 से अब तक आए होंगे सब कुछ करा दूंगा, बारीकी से कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को 2x की स्पीड से देख सकते हो, दुगनी स्पीड करके आप लोग देख सकते हो, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर दी गई है 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावजे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं छप रही थीं। ठीक है ना? तो इस लाइन से भी पेपर में क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसको अभी मैं यहीं पर करा देता हूं, फिर आगे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ए और बी कथन को पढ़ें। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावजे, चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। जिसका कारण क्या है? इसकी अहम वजह क्या है कि संचार के नए तरीके आ चुके थे। किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चों का छपना, इनका क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। इनका कारण बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहली लाइन से ही पेपर में क्वेश्चन उठा लिया गया। उसके बाद मैं बात करूं राजा राम मोहन राय की। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मोसभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी था। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो राजा राम मोहन राय क्या मानते थे? वह मानते थे कि लोग बहुत पुराने तरीके से रह रहे हैं, उनको जीवन परिवर्तन करना चाहिए और नए ढंग से जीना चाहिए, पुराने को व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। तो ये राजा राम मोहन राय का कथन है, जहां से पेपर में क्वेश्चन बना है। उसके बाद राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर थे। ये महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में थे और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के पक्ष में थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता है, उनकी दुनिया रसोई व घर तक सीमित है, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये उन्होंने लिखा है कि महिलाएं रसोई और घर तक ही सीमित हैं। ठीक है ना? उसके बाद राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो पेपर में एक क्वेश्चन उठ जाता है कि किसने अपने लेखन में यह सिद्ध किया है कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? तो राजा राम मोहन राय का जवाब हो जाएगा।
ठीक है ना। विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है, ये राजा राम मोहन राय का जवाब हो जाएगा। अगर विधवा पुनर्विवाह लिखा मिले कि विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, पुनर्विवाह का किसने ये किया है, सिद्ध करने का, अपने लेखन में सिद्ध करने का प्रयास किया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहां पर जवाब हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह की बात करी जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को टिक करोगे। अगर विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है, सती होने की अनुमति नहीं दी गई है, तो राजा राम मोहन राय को टिक करोगे। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद 19वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। वे राजा राम मोहन राय को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी कब लगी? 1829 में लग गई। जब राजा राम मोहन राय किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, ये क्या करते थे, ये एक बढ़िया सा उदाहरण ढूंढते थे। कहां पर ढूंढते थे? अक्सर ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। किनकी सोच का? राजा राम मोहन राय की सोच का। इसके बाद वे दलील देते थे, देखिए कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। तो ये क्या करते थे, ये ग्रंथों में ऐसे श्लोक ढूंढते थे जिससे कि रीति रिवाज, जो कुरीति है, जो प्रथा है, वो खत्म हो सके। ठीक है ना, उसके विरोध में ये ढूंढने का प्रयास करते थे। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समझ लो, ठीक, इसको समझो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। ठीक, इन्होंने भी दिया विधवा विवाह के पक्ष में। किसके विवाह में? विधवा विवाह के पक्ष में इन्होंने दिया। ठीक, अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहां तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। तो विद्यासागर जो व्यक्ति हैं, है ना, ये जो व्यक्ति हैं आपके, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। और राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि सती जो आपकी, जो विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है, उन्होंने ये कहा। दोनों में अंतर है। अब विधवा विवाह के समर्थन में क्या था, इसको समझ लो। विधवा विवाह के समर्थन में 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन। तो अभी मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया। इतना जितना मैंने बताया उतना क्वेश्चन आपको करा दूं, फिर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है और अपने पुराने ढंग को उनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने को तैयार हो, तभी ये हो सकता है। इसलिए दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? एकदम राइट हो जाएंगे। कथन और कारण दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने ब्रह्मो सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, करेक्ट बात। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध नहीं थे, ये प्रसार करना चाहते थे। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता के ये पक्षधर थे। तो गलत कौन सा होगा आपका? दूसरा गलत यहाँ पर होगा, और गलत वाला ही आपको बताना है, तो दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहता है, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी: पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथों का श्लोक या वाक्य को ढूंढना। ये करते थे। ए और सी। बी अंधविश्वास वाला बी गलत हो जाएगा। जहां जहां पर बी है वो तो आपका हटेगा ही हटेगा। ठीक, तो ए और सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, इन नोट्स को ले लेना अगर आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम हो। अगर 4 से 5 दिन का टाइम नहीं है, आप संघर्षशील हैं, आप लोग नदी में कूदना चाहते हैं, नदी कूदने का मतलब है कि आप लोग पढ़ाई में डूबना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग डूब सकते हो। मात्र 5 घंटे के भीतर आप लोग एसएसटी की 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर लोगे हमारे इन नोट्स को लेकर के। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर लो, और पेपर से पहले लास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। पेपर से पहले क्या हो जाएगा? अंतिम रिवीजन आपका यही नोट्स करा देंगे। अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन को देख लिया, जो आपको मैं करा रहा हूं, यही पेपर में रिपीट होगा, क्योंकि आप अभी देखोगे कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये सब आपके हो जाएंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा। 60 नंबर का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। 5 घंटा दबा के पढ़ लेना, पूरा सिलेबस आपका एक ही बार में खत्म हो जाएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके यह सुझाव देने के लिए कहा
कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, किसने दिया? इस क्वेश्चन को सुधार कर लेना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। ठीक, अगर यहाँ पर लिखा रहता, क्या लिखा? सती होने की कोई जरूरत नहीं है, सती होने की कोई जरूरत नहीं है, सती होने की कोई जरूरत नहीं है, सती होने की, ठीक, तब आपका यहाँ पर विधवा की जगह सती हो जाता, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाता? राजा राम मोहन राय हो जाता। ठीक, उसके बाद नीचे देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में वीरेशलिंगम पुंतलू, मद्रास प्रेसिडेंस है ना, अभी यहाँ पर इसको बताता हूँ आपको। फिर एक क्वेश्चन देखो, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई, विधवाओं को सती होने की या जलाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो ये राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ कथन है। ठीक, तो कंफ्यूजन आपका क्या बना रहता? राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में क्या है कि वो विधवा पुनर्विवाह का हवाला दिया उन्होंने, और इन्होंने विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं ऐसा हवाला दिया ग्रंथों में ढूंढ करके। उसके बाद और देखो क्वेश्चन, फिर मैं आगे आपको बता ही दूंगा। 19वीं सदी भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। बिल्कुल वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा मिल जाए, बिल्कुल चाहते थे, ये तो करेक्ट है ही। वे मानते थे कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे, शर्मिंदा नहीं थे। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। ये समाज सुधारक शर्मिंदा थे, ये बात करेक्ट है आपकी। ये बात कैसी हो जाएगी? करेक्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, तो ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर और क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। उसके बाद भारत में सती प्रथा के संदर्भ में है कथन, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। करेक्ट। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। करेक्ट। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। बिल्कुल करेक्ट, ये आपका हो जाएगा। 35 में नहीं लगी, एक गलत बात हो जाएगी आपकी। ठीक, तो डी जहां जहां पर होगा उसको आपको हटाना पड़ेगा। ABC यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, उसको भी यहाँ पर लपेट देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। विधवा विवाह के समर्थन में 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। उसके बाद इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। तो उस दौरान विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी जो पुनर्विवाह करने को तैयार थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज ने आसानी से स्वीकारा नहीं, इनकी बहुत बेइज्जती भी की, स्वीकारा नहीं। ठीक, इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया है, हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे जो मैं बता रहा था। वीरेशलिंगम पुंतलू क्या सुधारक थे? तो क्या हो जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते हैं जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ये करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया? वीरेशलिंगम पुंतलू। ठीक, फिर कथन कारण में पूछ लिया। वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में संगठन बनाया। क्यों बनाया? यहाँ पर ये दोनों ही कथन है आपके। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दोनों ने किया, दोनों बातें आपकी करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, और आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अब देखो, अब उतना मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा महिलाओं पर। 19वीं सदी के मध्य में लड़कियों का स्कूल जाना। अभी ये लड़कियां कैसे स्कूल गई? डर डर के गई, छिप छिप के गई, छिप छिप कर घर पर पढ़ाई की। ठीक, मजेदार स्टोरी है, इसको समझो। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल खोला। ठीक, उसके बाद
19वीं सदी के मध्य में जब स्कूल खुले तो बहुत सारे उनसे डरते भी थे। स्कूल खुलने पर लोग डरते भी थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, कि स्कूल वाले जो टीचर होंगे वो लड़कियों को घर से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। ठीक, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, हो जाएंगी। उस दौरान ऐसा लोगों को लगता था पढ़ने से। उसके बाद 19वीं सदी पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर पढ़ाया जाता था। कुछ ने खुद पढ़ना लिखना सीखा, कुछ महिलाओं ने खुद से पढ़ना लिखना सीख लिया था। अभी मैं 3-4 महिलाओं की बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में, ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो आर्य समाज ने पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए, ज्योतिबा फूले जी ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए। बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद उत्तर भारत में मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखने सीख गई थीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण एक महिला है, मुमताज अली उस महिला का नाम है। जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसने कहा? मुमताज अली ने कहा। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज समाल के बारे में पढ़ें। ठीक, अब महिलाओं के बारे में महिलाएं खुद लिखने लगी थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। ठीक है ना, अहम भूमिका इन्होंने अदा की थी। अब देखो क्या क्या भूमिकाएं अदा इन्होंने की। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। कि जो भोपाल मध्य प्रदेश की जो बेगमें थी ना, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए क्या खोल दिया? स्कूल खोल दिया। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन उठा है कि कहाँ भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में स्कूल खोल दिया मुस्लिमों के लिए। उसके बाद एक महिला है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, कि प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक नेता है ना, इन्होंने महिलाओं का ऐसा ऐसा दमन किया है कि वो कभी अपने स्तर से ऊपर नहीं उठ पाई हैं। तो ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन का कहना है। अब उसके बाद देखो 1880 के दशक तक भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेने लगी। कुछ चिकित्सक शिक्षिका भी बन गई। बहुत महिलाएं सीखने लगी। एक महिला का नाम है ताराबाई शिंदे। पूना में रहकर घर पर शिक्षा प्राप्त की। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब लिख दी। इस किताब में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर या फर्कों की आलोचना भी की गई। तो ताराबाई शिंदे आ गई, उसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिख दी जिसमें महिलाओं व पुरुषों के सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। अब दूसरी महिला, तीसरी महिला, चौथी महिला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट महिला थी पंडिता रमाबाई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। आज भी करता है महिलाओं का दमन। सूक्ष्म दृष्टि से देखना आप लोग। ये सब सही कहा कि कुछ महिलाएं जाग जाती तो आंदोलन करने को तैयार होती हैं, कुछ महिलाएं नहीं जाग पाती तो घर में कष्ट झेलती रहती हैं। ठीक, तो समझो इन चीजों को। उसके बाद रमाबाई ने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है कि रमाबाई ने कौन सी किताब लिखी? इन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी। बुक का नाम क्या है? हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उस किताब का नाम क्या है? हाई कास्ट हिंदू वुमेन उस किताब का नाम है। और इन्होंने ही, और पंडिता रमाबाई ने ही पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के अत्याचार को झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी रुकने के लिए। वहां महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो इनको काम भी सिखाया जाता था। पुणे में इन्होंने विधवा गृह की स्थापना भी कर रखी थी। ठीक, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जितना अभी तक मैंने महिलाओं के बारे में या उनसे संबंधित स्कूल, उनका पढ़ना लिखना ये बताया। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों? ए और बी, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, इसलिए घर पर पढ़ाया जाता था। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों से वो क्या हो जाएंगी? बिगड़ जाएंगी।
ठीक, उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना नहीं चाहते थे, ये बात आपकी गलत है। सी बात आपकी गलत हो जाएगी। जैसे ही आप लोग पेपर के दौरान कोई कथन गलत करोगे, जैसे सी इसमें है गलत, सी इसमें है गलत, सी इसमें है गलत, तो जवाब आपका ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैंने अभी आपको क्या बताया कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल या विद्यालय खोला, करेक्ट। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब लिखी, नहीं, ये किताब लिखी है ताराबाई शिंदे ने। किसने? ताराबाई ने यह किताब लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना। तो बी आपका गलत, जहां जहां पर बी होगा तो आपका कटेगा। ए और सी करेक्ट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। सी में क्या है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए और कलकत्ता में, पटना और कोलकाता में स्कूल खोले। उसके बाद कथन कारण है, 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की घर पर पढ़ाई हुई। उनका कारण क्या है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, ये उनका एक कारण था। अब उसके बाद देखो, ऊना में विधवा गृह की स्थापना किसने की? आप कहोगे पंडिता रमाबाई ने स्थापना की, जो कि संस्कृत की विदुषी महिला थी। अब यहाँ पर मिलान करने से है क्वेश्चन, तो मैं सब पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की? अब आप कहोगे कि पंडिता रमाबाई ने की। अब स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया? ज्योतिबा फूले जी ने आपके महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलान संपन्न हो जाएगा। उसके बाद किस महिला ने कुरान की आयतों की हवाला देकर या पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो मुमताज अली। किसने? मुमताज अली ने ऐसा कहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन तो पेपर में आपके रिपीट होते ही रहते हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी, करेक्ट। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी, करेक्ट। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिला दुर्दशा पर किताब लिखी, नहीं, इन्होंने निम्न नहीं बल्कि उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी। उच्च होना चाहिए था, ना कि निम्न। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रशिक्षित या प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी, करेक्ट बात है। पुणे में उन्होंने विधवा गृह की स्थापना की। डी विकल्प बी यहाँ पर पूना में, ये करेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आया कि स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखी? तो ताराबाई शिंदे ने यह किताब लिखी। उसके बाद और देखो, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति सुधार के बारे में गलत बताना, क्या आपको गलत वाला कथन बताना है। तो पंडिता रमाबाई ने पुणे में स्थापना की विधवा गृह की, तो बात सही है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली, जैसे राजा राम मोहन राय को, ईश्वरचंद विद्यासागर को। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू, केवल आ गया इसलिए गलत है। फोर्थ वाला आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अब उसके बाद फिर मैं बताऊं आपको, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें, पत्रिकाएं लिखी व निकाली, स्कूल व प्रशिक्षण केंद्र भी खोले तथा महिलाओं को संगठित भी किया। उसके बाद रेड कलर में मैंने इस लाइन को लिखा है, 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मताधिकार हो गया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था, ठीक। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझो। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में भी जोर लगाना चाहिए। किनको? महिलाओं को लगाना चाहिए। चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा है, ठीक। उसके बाद बाल विवाह को समझो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से बाल विवाह को भी चुनौती मिल गई, चुनौती देने लगी महिलाएं। उस दौरान केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसदों ने बाल विवाह की पाबंदी के लिए संघर्ष किया। उसके बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं की जा सकती उनकी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 उम्र कर दी गई थी, ठीक।
तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? 1929 में आया। अधिनियम में कितनी उम्र कर दी गई? लड़कों की 18 और लड़कियों की 16 कर दी गई। फिर बाद में इसकी बढ़ा दी गई, 21 कर दी गई, फिर लड़कियों की 18 कर दी गई। ठीक। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं किसमें सुधार में काम कर रही थी? तो ये महिला मताधिकार में काम कर रही थी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सके इसलिए काम वो कर रही थी, और शिक्षा का अधिकार पाने के लिए कर रही थी। क्या? शिक्षा का अधिकार भी उनको मिल सके। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में ऐसा काम वो नहीं कर रही थी। ठीक। ये आपका जहां पर होगा उनको आप लोग गलत करोगे, BC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार की मांग कर रही थी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रही थी, मताधिकार की मांग कर रही थी। उसके बाद जाति प्रथा की चुनौती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की परंपरा का पालन करता आ रहा है जो सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है। ये भी बात सही है। परमहंस मंडली 1860 में इसका गठन नहीं हुआ, ये बात आपकी गलत यहाँ पर हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बताया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला की शादी की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 और 16 वर्ष। 18 वर्ष का पुरुष, 16 वर्ष की लड़की। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया? जवाब आपका हो जाएगा 1929। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का भी अनुवाद इन्होंने किया, और क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा था कि बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। ठीक। और उसके बाद क्या किया इन्होंने ये कर दिया। किसका है ये? राजा राम मोहन राय ने पुराने बौद्ध ग्रंथ का भी अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन करता था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। ठीक। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ। कब? 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ था। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1860 लिखा था, इसलिए गलत है, जबकि होना चाहिए 1840। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। इन सुधारकों व सुधार संगठनों में बहुत सारे सदस्य ऊंचे जाति के भी थे। गुप्त बैठकों में ये लोग भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, यानी कि कुछ नहीं मानते थे कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ठीक। जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों को बंधनों से निजात ये लोग पा सकें, ऐसा करते थे। उसके बाद 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक। ईसाई लोग खोलने लगे थे। बागान में काम करने के लिए बाहर जाना, बागान में काम करने के लिए बाहर जाना। शहर जाने वालों में सबसे ज्यादा निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम कठोर था, परंतु गरीबों निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक तरीका था, क्योंकि गांव के लोग जो बड़े थे वो इनकी बेइज्जती करते थे। ठीक। तो छूटने का एक तरीका था। तो महार जाति के लोगों को रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। अंबेडकर महार थे, उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। क्वेश्चन देखो, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित है? तो वेद समाज आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित है। बार बार क्वेश्चन आता है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं है, बल्कि ब्रह्म समाज से प्रेरित है। ठीक। तो केवल ए करेक्ट हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद वेद समाज देखो, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने भारतीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की है। अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की है, तो प्रार्थना समाज ने क्या किया है? प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए ठीक किया है, प्रयास किया है या निंदा की है। उसके बाद प्रार्थना समाज क्या है कि जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के प्रयास इन्होंने किए हैं।
महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया है, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श भी किया जाता था। प्रार्थना समाज में कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। ठीक। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज को समझ लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के विरुद्ध में थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। क्या? ब्रह्म समाज के लोग उपनिषद में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अब क्वेश्चन देखो, हेनरी ड्रेजियो कौन सुधार का नेता है? तो यंग बंगाल सुधार का नेता है। ठीक। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की, सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अभियान इन्होंने चलाया। किसने? ड्रोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे सिंह सभा आंदोलन की। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिख सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। कहां पर? अमृतसर में 1873 में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव जैसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। अब उसके बाद क्वेश्चन को फटाक से देखो, 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? जाति उन्मूलन के लिए की गई परमहंस मंडली की स्थापना। बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति उन्मूलन के लिए इसका उद्देश्य था। अब इतना मैं आपको बता चुका हूं। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा यहां पर समानता और न्याय की मांग। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने आंदोलन किए। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। अब देखो, सतनामी आंदोलन, घासीदास ने इसको शुरू किया। किसने? गुरु घासीदास ने इस आंदोलन को शुरू किया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो गुरु घासीदास ने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में काम किया। ये छत्तीसगढ़ से थे। अब कितने लोग छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हो? तो फटाक से छत्तीसगढ़ वाले कमेंट में कमेंट ठोको अपने जिले का नाम। उसके बाद मतुआ पंथ, हरिदास ठाकुर ने यह शुरू किया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। अब ये जो हरिदास ठाकुर थे, इन्होंने, मतुआ पंथ ने ये चंडाल लोगों के बीच में भी काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाली ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब उसके बाद आ गए अपने सबसे फेवरेट गुरु नारायण गुरु। केरल के एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श बनाए रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है, मानवता जाति एक है। और उनका महत्वपूर्ण कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपको अक्सर परेशान करता दिखाई पड़ेगा। क्या कथन है? ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? बताओ। ये नारा नारायण गुरु ने दिया, जो कि एझावा जाति के थे। अब क्वेश्चन को देखो फटाक से। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है। किसके अनुसार? ये नारायण गुरु बोल रहे हैं। उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया? नहीं, ये बात गलत है। नारायण गुरु के बारे में पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा।
अब उसके बाद देखो 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब उदाहरण के तौर पर देखने को मिलता है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में काम किया। ठीक, ये दोनों बातें कैसी हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा है पेपर में कि किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच में काम किया, सतनामी आंदोलन की शुरुआत की, तो घासीदास ने इसको शुरू किया। ठीक, अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री श्री नारायण गुरु ने दिया। मानवता के लिए एक जाति एक धर्म ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। सतनामी आंदोलन का संगठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों के समूह के लिए। उसके बाद फिर से देखो कथन कारण वाला है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। सही है। कारण क्या है कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन इन्होंने छेड़ दिए। दोनों कैसे हो जाएंगे? करेक्ट आपके हो जाएंगे। उसके बाद 19वीं सदी में भारतीय समाज के बारे में है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित कर लिए। करेक्ट। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली है। दोनों बातें आपकी कैसे हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। ये लोग यही चाहते थे। यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इसको समझ लो। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों में विचार पूर्वक लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व है उस पर कोई आंच ना आवे। ये चाहते थे जैसा हम ऊंचे हैं वैसा ही बने रहें। ऐसे ही ब्राह्मण सभा हो गई है ना, और हिंदू सभा हो गई, और कौन सी सभा है, महामंडल धर्म सभा है, सनातन धर्म सभा है। ये अपने को ऊंचा का ऊंचा ही बना रहना चाहते थे। ठीक, जैसा है वैसा ही चलने दो। ये चाहते थे कि कोई आंच ना आवे। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली है कि हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय रहेंगे, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण रहेंगे। तो ये लोग ऐसा कहते थे उस दौरान। ठीक, औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी चलते हैं। आप लोग समाज में देख रहे हो, कोई हिंदू राष्ट्र आंदोलन चला रहा है, कोई मुस्लिम अपने में अड़े पड़े हैं, है ना, सब 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 पड़े हुए, सब सब किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ। उसके बाद श्री नारायण गुरु ने जातीय समानता आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल की। एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए जाति विविधता के विचार, ये गलत है। केरल कर्नाटक महाराष्ट्र गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर आप लोग कह सकते हो, या एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। एनसीईआरटी में अभी मैंने क्या बताया कि एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा इन्होंने ही दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी एंट्री हो चुकी है, ज्योतिबा फूले जी की, जिन्होंने गुलामगिरी किताब लिख दी, काश्तकार का चाबुक किताब लिख दी। इसको यहाँ पर समझो। सबसे पहले गुलामगिरी किताब को समझो। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फूले सबसे मुखर नेता थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया है। तो ये कहना किसका है? फूले साहब बोलते हैं कि जो भारत देश है ना, यहाँ पर ये उत्तर से आपके आगे आर्य है ना, और भारत के जो मूल लोग थे इनको इन्होंने बना लिया गुलाम। ठीक, निवासियों को हराकर बना लिया गुलाम, असली वारिसों को। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के जो हार गई थी जनता, जो गुलाम जनता हो गई थी, तो गुलाम जनता को इन्होंने क्या समझा? नीच। क्या? नीच, निम्नतम जाति मानने लगे।
फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, ये धरती देशी लोगों की ही है, कथित निम्न जाति लोगों की। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था। क्या था? सोने का युग था, ये फूले का दावा है। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। सत्य शोधक समाज स्थापित किया, जातीय समानता के लिए मुहिम इन्होंने चलाई। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? पेपर में पूछा जाता है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। अब उनकी किताब गुलामगिरी है, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है। 17 क्या है ये? 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इससे 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिससे फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ करके देखा। तो इस किताब में यह बताया गया है। अब ज्योतिबा राव से पूछे गए सभी क्वेश्चन को फटाक से देखो एक नजर में। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले के बारे में कौन सा सही है, बताओ। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, करेक्ट। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर हमला किया, करेक्ट। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं, करेक्ट। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, करेक्ट। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्या साउथ अमेरिका होना चाहिए, ये ई गलत है। ई जहां जहां पर उसको हटाओ आप लोग, ABCD यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित किसको है? तो ये अमेरिकी दास प्रथा में नहीं, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को यह किताब समर्पित है। वहां के काले लोग ठीक जोड़ के देखा गया है, अश्वेत और भारत के काले लोगों के बीच में इसको जोड़ करके देखा गया है। ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिकी लोगों को क्यों समर्पित की? इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया कैसे अमेरिकी अश्वेत ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ गुलामी किसने लिखी? ज्योतिबा फूले। काश्तकार का चाबुक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले। फिर एक उसी दौरान क्या हो रहा था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, सही बात है। सामान्य जाति के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखकर सेना के लिए जूते बनाने लगे। सामान्य जाति के जो जनरल कास्ट के लोग थे या सिंपल कास्ट, इन्होंने जूते नहीं बनाए, बल्कि दलित या निचली वर्ग की जाति के लोगों ने जूते बनाए थे। ठीक, तो बी गलत है आपका, ए करेक्ट है, केवल ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जूते कौन बना सकता था? चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े का काम के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे, लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ। तो यहाँ पर सामान्य जाति के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वही निचले दर्जे के लोग वही मोची वगैरह जूते जो चमड़े का काम करते हैं वही करेंगे। ठीक, तो बी इसलिए यहाँ पर गलत है, और पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है छोटी छोटी जानकारी से भी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्योतिबा फूले ने उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा पर, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे चिंतित थे। उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर, मजदूरों की मुसीबत पर, निम्न जाति के अपमानपूर्ण हालात के बारे में ये गहरे चिंतित थे। काश्तकार का चाबुक पुस्तक भी फूले ने ही लिखी। अब उसके बाद अंबेडकर का यहाँ पर प्रवेश हो जाता है, जो कि महार जाति से थे। अंबेडकर किस जाति से? महार जाति से थे। अंबेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर महार थे और महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया आंदोलन में। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय या तालाब का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1927 से 35 के बीच में 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर ने चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, कितनी गहराई तक गई है, तो ये दिखाना चाहते थे।
अब गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की। ब्राह्मणवादी दावे को ये लोग चुनौती भी दिया करते थे, गैर ब्राह्मण आंदोलन। अब उसी में आ जाते हैं आपके व्यक्ति ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से जानते हैं। इन्होंने तो हद कर दी पेपर में क्वेश्चन पूछने से। मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े, प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे, संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, बाद में कांग्रेस के सदस्य बने। परंतु जब इन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत या भोजन में देखा कि निम्न जाति और उच्च जाति के लोगों के लिए बैठने का अलग अलग इंतजाम किया गया है, उन्होंने हताश होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और फिर रामास्वामी पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद से मुक्ति पानी होगी। अछूतों को खुद से सभी धर्मों से मुक्ति पानी होगी, रामास्वामी नायकर का यह कथन है जिन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लाइन, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण के भी कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन किताबों का या पुस्तकों का सहारा लिया है। अब क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने बचपन के रोजमर्रा जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, बिल्कुल पढ़ाते थे, दोनों बातें सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके बचपन की बात पक्षपात की बात है, यहाँ पर उनके पिता की पढ़ाने की बात है, दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी। 1900 ये भारतीय जाति प्रथा के बारे में है आंदोलन। 1927 और 35 के बीच अम्बेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, करेक्ट है। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, कितनी गहराई तक गई है, तो ये दिखाना चाहते थे। दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन साधन बना। कैसा साधन बना? जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए साधन बना। उसके बाद रामास्वामी नायकर पेरियार से क्वेश्चन। ई.बी. रामास्वामी नायकर पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। क्यों थे ये? क्यों थे? पेरियार ने यह देख लिया कि यह जो ग्रंथ है ना, ये जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक, निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों का वर्चस्व और महिलाओं के ऊपर पुरुष का वर्चस्व स्थापित किया गया है, इसलिए इन किताबों का इन्होंने विरोध कर दिया। उसके बाद किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक, आधिकारिक, सामाजिक विभाजनों, असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं सभी धर्मों से मुक्ति पानी होगी। रामास्वामी पेरियार का यह कथन है। हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया गया। रामास्वामी पेरियार का यह भी कथन हो जाएगा। ई.बी. रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि जातिगत भेदभाव के खिलाफ चलाया। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद और है समाज सुधारकों में हरिदास ठाकुर, ई.बी. रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा सही है? ए बी दोनों सही। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जातियों के लिए संघर्ष किया, उनके लिए मतलब कि लड़ाई लड़ी, उनके बीच में जाति समूह के लिए कार्य किया। दोनों ब्राह्मणों ने उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। दोनों करेक्ट आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर मिलान से है क्वेश्चन में, मिलान बताता हूँ आपको। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म सभा इस प्रकार से मिलान। आर्य समाज से दयानंद सरस्वती इस प्रकार से। पंडिता रमाबाई विधवा गिरय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़कियों के द्वारा खोले गए स्कूल। ये मिलान देखो। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार के साथ करो फटाक से, इस प्रकार से मिलान। मंदिर प्रवेश अंबेडकर के साथ करो। सतनामी कर दो घासीदास के साथ। सत्यशोधक कर दो ज्योतिबा फूले के साथ। अब यहाँ पर कर दो मिलान। स्वाभिमान का कर दो
पेरियार के साथ कर दो, मतुआ पंत का कर दो, हरिदास ठाकुर के साथ कर दो, सत्यशोधक का कर दो, ज्योतिराव फुले, सतनामी कर दो घासीदास के साथ। यहाँ पर पेरियार का कर दो स्वाभिमान के साथ, घासीदास का कर दो सतनामी के साथ, हेनरी का कर दो यंग बंगाल के साथ, केशव चंद्र सेन का कर दो ब्रह्म समाज के साथ। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने शुरू किया था? ऐसे लोग जो शिक्षा तक जिनकी पहुंच हो चुकी थी। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग नहीं है, ये विदेशी हैं। क्या? ये बाहर से आए लोग हैं, विदेशी लोग हैं। ठीक, तो जहाँ भी बी है तो हटाओ भाई। उन्होंने आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन था, प्रभुत्व था। ए और सी, यानी कि दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। तो 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो। अगर आपके पास हो टाइम नोट्स पढ़ने का तो ले लेना नोट्स फटाक से।